नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने थे। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, बहस हुई। यहां तक कि स्पीकर नंदकिशोर यादव भी नाराज हो गए और विपक्षियों और सत्ता पक्ष दोनों पर ही भड़क गए। सीएम नीतीश और तेजस्वी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। इसी बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने टिप्पणी कर दी। इसके बाद सत्ता पक्ष और भी ज्यादा भड़क गया। इस पर स्पीकर ने भी आपत्ति जाहिर की और भाई वीरेंद्र से माफी मांगने के लिए कहा। दरअसल भाई वीरेंद्र ने सीट पर बैठे बैठे किसी के लिए बाप शब्द का इस्तेमाल किया। स्पीकर ने खेद प्रकट करने के लिए कहा। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री खड़े हो गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जहां तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी सदन में कहते हैं कि अब नीतीश कुमार की स्थिति बिहार चलाने लायक नहीं है। बिहार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। वहीं इसके बाद नीतीश ने लालू का कार्यकाल याद दिलाया। नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि हमने आपको छोड़ दिया क्योंकि आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे थे। आरजेडी ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। नीतीश कुमार ने तेजस्वी से पूछा, जब तुम्हारी उम्र कम थी, तुम्हारे माता पिता मुख्यमंत्री रहे, उस समय की स्थिति पता भी है। जहां एक तरफ विधानसभा के अंदर हंगामा जबरदस्त चल रहा था, वहीं दूसरी ओर विधानसभा के बाहर प्रशांत किशोर ने मोर्चा संभाला था। सड़क पर पटना में जनसुराज के चीफ और उनके समर्थकों का जमकर बवाल दिखाई दिया। प्रशांत किशोर बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर रोका। इतना ही नहीं, समर्थकों पर लाठीचार्ज भी किया गया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच खूब धक्का मुक्की दिखाई दी। प्रशांत किशोर इस दौरान पूरी तरह से आक्रामक दिखाई दिए। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको 1 वोट देने का अधिकार है। चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो, इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। इधर विधानसभा में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की टिप्पणी पर बहुत हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के साथ स्पीकर ने ही खेद प्रकट करने को कहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जमकर हमला बोला। कहा आरजेडी गुंडा राज स्थापित करना चाहती है। वहीं भाई वीरेंद्र की प्रतिक्रिया भी सामने आई, सुनते हैं। आज सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला। लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया
और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए, और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी, कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। आज सारे मुद्दे तो तय हैं और कल का ही मुद्दा आज है, और कार्य स्थगन भी कल आज ही दिया, कल वाला ही आज दिया है हम लोगों ने। मुंहभर भले कोई हो, लेकिन कार्य स्थगन वही हमने दिया है CIA के खिलाफ में। इसलिए उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग काला कपड़ा पहने हुए हैं। और बिहार में तो गुंडा राज है ना, गुंडों का राज है, और गुंडों के राज में हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, हर आदमी परेशान है, हत्या का दौर चल रहा है। नहीं, अब तो लोकतंत्र के हम तो लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये सदन के अंदर और सदन परिसर के अंदर की तस्वीर थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने मोर्चा संभाला था सड़क पर। भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। पुलिस और समर्थकों में जमकर वहां पर हाथापाई हुई। इस दौरान प्रशांत किशोर ने 3 सवाल पूछे, जिसमें पहला सवाल था कि सरकार की घोषणा के बावजूद गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए क्यों नहीं मिले। दूसरा सवाल यह था कि 3 डिसमल जमीन दलित भूमिहीन परिवारों को क्यों नहीं दिया गया। आखिरी और तीसरा सवाल किया गया कि भूमि सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार पर चर्चा आखिर क्यों नहीं हो रही है। अभी ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने बाकी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। जवाब तो ऐसा देंगे कि पूरा बिहार देखेगा। अभी आप खाली देखते जाइए, आप देखते जाइए। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक गने मार के। पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। 1 लाख आदमी लाके उनके घर में घेर लेंगे, निकल नहीं पाएंगे अपने घर से। तेजस्वी बहुत आक्रामक तरीके से अपनी बात सदन के अंदर भी कह रहे थे। उन्होंने प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता के दौरान भी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन आक्रामकता आप देखिए प्रशांत किशोर की भी कोई कम नहीं थी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राजेश कुमार हैं, विधायक बीजेपी के, बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। आलोक कुमार हैं हमारे साथ पत्रकार, बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। सुनील सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। संजय ठाकुर है, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी के, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और किशोर कुराल है, प्रवक्ता जदयू पार्टी से हमारे साथ, बहुत स्वागत है किशोर आपका। सबसे पहले शुरुआत राजेश जी मैं आपसे कर रहा हूं। जो विधानसभा के अंदर की तस्वीर थी वो हमने देखी और सुनाई, लेकिन सड़क पर जो नाराजगी दिखा रहे हो और जिस तरीके के तेवर दिखाया वहां पर प्रशांत किशोर ने, तो सिर्फ तेजस्वी नहीं बल्कि प्रशांत दोनों मिलकर आपको घेर रहे हैं। राह इतनी आसान दिख रही है बिहार की, क्या चल रहा है बिहार में? राजेश जी मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए शायद मेरी अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए सर। चलिए शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। किशोर कुराल आप बोलेंगे? जी जी जी, सवाल क्या है? सबसे पहले तो नमस्कार आपको। हाँ नमस्कार। बहुत तीखा सवाल यहां पर प्रशांत किशोर ने भी किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को उनके घर के, उनके आवास के अंदर घेर लेंगे, और तेजस्वी ने जो आरोप लगाए हैं नीतीश बाबू ने उसका जवाब तो दिया, लेकिन बिहार की राह इतनी आसान दिख रही है आपको? देखिए प्रशांत किशोर जी, सबसे पहले नमस्कार आपको, सारे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार जी। जहां तक प्रशांत किशोर जी का मामला है, ये तो अतीत की बात है। प्रशांत किशोर जी कभी नीतीश कुमार जी के सरकार में नीति निर्धारकों में से एक थे, पॉलिसी मेकर थे। आज इनको खामियां ही खामियां नजर आ रही है, तो ये तो उनके व्यक्तित्व का ही अवमूल्यन हो रहा है कि जो व्यक्ति को मौका दिया गया नीतीश कुमार जी सरकार के द्वारा, नीतीश सरकार जी के द्वारा कि बिहार विकास मिशन के इनवाइटी मेंबर के तौर पे प्रशांत किशोर जी को माननीय नीतीश कुमार जी ने असीम शक्ति देने का काम किया था 2015 चुनाव के बाद, और 15 से 18 तक प्रशांत किशोर जी उस विकास मिशन के मेंबर रहे।
केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें अपने घर में रहने का जगह दिया और उन्हें भरपूर मौका दिया कि आप बिहार के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर लें। लेकिन प्रशांत किशोर जी तो ठहरे परदेसी। उन्हें आज बिहार, कल बंगाल, परसों तमिलनाडु, परसों उत्तर प्रदेश घूमने का आदत है। अभी वो पटना में इवेंट कर रहे हैं, कल को पता चलेगा वो तो तमिलनाडु, कर्नाटका, चेन्नई कहीं पे जाके वो किसी नई कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे। लेकिन किशोर भाई, वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि घर का भेदी लंका ढावे, और वो भी घर का भेदी अगर पॉलिसी मेकर रहा हो तो और ज्यादा दिक्कत नहीं कर देगा? नहीं जी, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को नीतीश कुमार जी ने ताकत देते हुए पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनाया, वो व्यक्ति आज बेकारी का रोना रो रहा है। यही उसके व्यक्तित्व की निशानी है, वही उसके व्यक्तित्व की पहचान है। प्रशांत किशोर जी जब प्रेस वाइट देते हैं तो साथ में बताना चाहिए कि 3 साल के दरमियान उन्होंने क्या सलाह दिया था बिहार सरकार को। ठीक है, कितनी सलाह को मानी गई, किन सलाह को नहीं माना गया, किस परिस्थिति में वो सरकार से अलग हुए। आप कहिए काम की बात करने के लिए। अरे रुकिए भाई, सुनिए ना, इतना जल्दी बेचैन क्यों हो जाते हैं? काम की बात करिए ना। बोलिए बोलिए, ठीक है, आ रहा हूँ भाई। संजय जी आ रहा हूँ आपके पास। संजय जी इतना बेचैन नहीं होना है। संजय, अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार जी अपने यूएसपी के लिए जाने जाते रहे, नीतीश कुमार जी अपने कामों के लिए जाने जाते रहे, नीतीश कुमार जी अपने विजनरी सोच के लिए जाने जाते रहे। उनका ना कोई राजदार रहा है, ना कोई ये रहा है। हर आदमी जो बिहार की बेहतरी के लिए है उनके साथ है, उनका वफादार है। तो हम लोग प्रशांत किशोर जी के भारे के भीड़ से तनिक भी विचलित नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट से तनिक भी विचलित नहीं है। और जो संजय ठाकुर साहब जो मुस्कुरा रहे हैं बार बार, तो मुस्कुराइए। अभी आप गलते में जी रहे हैं। जब सच्चाई पर से पर्दा हटेगा तो आपकी पार्टी, आपका भावना, आपका भूख और आपका भय। जवाब ले लेता हूँ कुणाल भाई, इसका जवाब ले लेता हूँ। संजय ठाकुर साहब जवाब देंगे आप? वो कह रहे हैं कि आप लोग इवेंट कर रहे हैं, आप पॉलिसी मेकर बनाए गए थे, लेकिन अब आप अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं, और आप जो आक्रामक तरीके से वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आरजेडी आपसे कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में अगर कोई मजबूती से लड़ेगा तो आरजेडी होगी, आप नहीं। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत शानदार आ रही है, बोलिए। ये उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, मुगालते में ये जी रहे हैं, हमको कह रहे हैं जो मुगालते में हम मुस्कुरा रहे हैं, जी रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इनसे पूछा जाए, आज जो हम लोगों ने धरना दिया, हम लोगों ने जो विधानसभा घेरने का प्रयास किया, इनसे ये पूछा जाए कि जातीय जनगणना के बाद जब तेजस्वी यादव के साथ ये सरकार चला रहे थे नीतीश बाबू, तो बिहार विधानसभा में 2023 में उन्होंने घोषणा करी थी कि नहीं कि बिहार के गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया दूंगा ताकि उसका जीवन स्तर बेहतर हो सके, वो स्वरोजगार कर सके। ये नीतीश कुमार जी की घोषणा ऑन रिकॉर्ड है, विधानसभा में है। नंबर 1, क्या ये नीतीश कुमार जी की सरकार ने दलित विकास मिशन नहीं बनाया था? और उस मिशन के तहत उन्होंने कहा था कि नहीं कि 50 लाख दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। अगर सरकारी जमीन उस गांव में नहीं होगी तो किसान से, काश्तकार से खरीद कर दिया जाएगा। इन्होंने ये काम पूरा नहीं किया। 2,34,000 लोगों को खरीद कर क्या माने ये सरकारी जमीन दिया, लेकिन आज तक उनको दखल कब्जा नहीं दिया। उस सीओ साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ दौड़ रहा है। तीसरी बात कि बुढ़नी के दलित बच्ची जो टेंडर एज की थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया श्री कृष्ण मेमोरियल अस्पताल मुजफ्फरपुर। वहां से रेफर करके लाया गया पीएमसीएच में 8 घंटे तक एम्बुलेंस पर वह रही कि नहीं रही। और जब अस्पताल में भर्ती कराया गया हंगामे के बाद, तो क्या उसकी सुबह में मौत हुई कि नहीं हुई? इसके लिए नीतीश सरकार, इनका स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और इनका स्वास्थ्य विभाग का उच्च स्तरीय पदाधिकारी और उस दिन अस्पताल पर ड्यूटी पर मौजूद पदाधिकारी जिम्मेदार था कि नहीं?
अरे भाई संजय ठाकुर साहब, मुझे लगता है कि जितने मुद्दे आपने गिनाए हैं, आरजेडी भी इन्हीं मुद्दों को गिना रही है, यानी कहें कि विपक्ष इन मुद्दों पर है। मेरा सवाल यह है संजय ठाकुर जी कि आपके नेता ने, मैं आ रहा हूं, आप ही पे आ रहा हूं, मेरा सवाल यह है कि आपके नेता ने कहा कि अभी 3 महीने हैं, आपका दिमाग ठिकाने लगा देंगे, इस तरीके का उनका एक तरीके से जेस्चर था। क्या वाकई आपको लगता है कि एक बड़ा उभार लेकर आपकी पार्टी इस बार बिहार के चुनाव में दिखाई देगी इन मुद्दों के आधार पर? एकदम दिखाई देगी, एकदम दिखाई देगी। पहले वाले प्रश्न को क्लियर कर लिया जाए। इसी मांग को लेकर हम पिछले 2 महीना से 1 करोड़ बिहारियों से दस्तखत करा कर लाए हैं, और वहीं देना था मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के दबाव में बार बार मेरे जनसुराज की ओर से पत्र लिखे जाने के बावजूद वो हमारे डेलीगेशन से नहीं मिल पाए। आज जब धरना हम लोग दे रहे थे तो मजबूर होकर इनका मुख्य सचिव अपनी टीम के साथ आकर के हमारे डेलीगेशन के साथ वार्ता किया है, और उन्होंने स्वीकार किया है कि 1 सप्ताह के अंदर इसको पूरा करेंगे। चलिए, ये आपकी उपलब्धि है ना, कम से कम आपकी बात सुनी तो गई। किशोर कुमार बहुत जल्दी से एक छोटा काउंटर करेंगे, उसके बाद में सुनील जी आपके पास आऊंगा, आलोक जी आपके पास आऊंगा। देखिए ये लोग जो है ना, जो हमारे ठाकुर जी हैं, इनके टेम्परामेंट को आप समझिए। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं ना, इन्हें राजनीतिक परंपरा से कोई मतलब नहीं ना। अरे भाई, टोकते क्यों टोक रहे हैं आप? हम टोक रहे थे आपको एक बार भी। यही परंपरा है आपका। परंपरा हमारी आपसे बहुत बेहतर है। अरे बेहतर है तो शांत रहिए। भ्रष्टाचारियों का दल नहीं है। शांत रहिए। आप 3 मिनट बोलते रहे, एक शब्द मैंने कमेंट किया क्या? सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। देखिए, ये जो नेता है ना, जिनको इन्होंने नेता सूत्रधार सर्वेसर्वा मान रखा है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो किसी पद पे ही नहीं है, पार्टी के किसी संवैधानिक पद पे नहीं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा पार्टी जो 2 तरह की भाषा बोलता हो, जिसका सर्वेसर्वा किसी पद पे ना हो, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ना राष्ट्रीय महासचिव हो, ना प्रदेश अध्यक्ष हो, ना प्रदेश महासचिव हो, और वो कहता हो सुधार है, बैनर में महात्मा गांधी जी का फोटो लगाता हो, कहता हो कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में हम लोग शराबबंदी को खत्म करेंगे। तो ये लोग राजनीति के आइटम हुए, और इनका काम है इवेंट मैनेज करना। ठीक बात है, इवेंट मैनेजमेंट का आरोप बीजेपी पर अब लगता है आप जनसुराज पार्टी पर लगा रहे हैं। बहरहाल सुनील जी, आपसे एक सवाल लूंगा कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपका आकलन होगा, क्या चल रहा है बिहार में? क्योंकि आरजेडी को हमने इस चर्चा में आमंत्रित किया, उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। सेम आरोप उनका यह भी है कि सदन के अंदर भी उनके नेता को नहीं बोलने दिया जा रहा है, जबकि सदन में वो खूब बोले, और बाहर जब प्रेस वार्ता किया तो उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए। पहले भी लगा चुके हैं, फिर से उन्होंने प्रेस वार्ता में आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री अब काम करने के लायक नहीं है, रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार चल रही है। बड़े तीखे आरोप हैं, लेकिन यहां पर उनके प्रवक्ता नहीं आए बोलने के लिए। उन्हें बुलाया था, वो नहीं आए। लेकिन आपको बिहार में इस वक्त चलता हुआ क्या दिख रहा है? क्या आरजेडी वर्सेस ही चल रहा है, या प्रशांत किशोर की पार्टी, जैसा संजय ठाकुर दावा कर रहे हैं कि एज लेने की कोशिश में है और उसमें सफलता उसको 3 महीने में मिलेगी? सुनील जी, आवाज उनकी नहीं आ रही है सर। हाँ, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए सुनील जी। जी आवाज आई हमारी? आगे बोलिए। हाँ, आ गई जी। मैं विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी जी हमारे नेता हैं, उसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, और मैं महागठबंधन से जुड़ा हूं। ठीक है। लेकिन ये बात सच है कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो एक जन मुद्दे पर कर रही है, उससे हमारा कोई उससे नहीं है। वो मुद्दे उठाते हैं, ठीक है, जनता में कितनी पैठ है नहीं है वो अपनी जगह सही होंगे, अपनी आंदोलन करें। लेकिन ये बात तो सही है कि पूरा बिहार जल रहा है, पूरा बिहार के जनता के अंदर आंदोलन करने की चीजें हैं। चाहे आप कुछ भी बात कर लें, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर बात कर लें, या आज गीत ले लें। सीएम जो है, मैं तो नीतीश कुमार जी का 15 वर्ष प्रवक्ता रहा हूं। हर व्यक्ति की एक उम्र और अवस्था होती है। उनकी उम्र और अवस्था अब शासन करने के लिए नहीं है। उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति वैसी नहीं है, और वन शुड एज विथ ग्रेस। अगर वो समय पर रिटायरमेंट लेते हैं तो उनके नाम का पुल, पुलिया, सड़क, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल सब रहेगा। लेकिन वो इतने दिन तक खींच रहे हैं, सक्षम नहीं है। एक गिरोह उनको काम कर रहा है। भाजपा भी एक कठपुतली सीएम लेके सत्ता का मलाई ले रही है। फलाफल क्या होता है? जनता नुकसान में है, कानून नाम की चीज नहीं है, गोलीबारी रोज हो रहा है,
जो नीतीश जी का यूएसपी हुआ था करता था कि क्राइम और करप्शन। करप्शन का ये आलम है कि आप तो जान ले कि करप्शन में जो पहले बाबू लोग टिप लेते थे वो अब ब्राइबरी लेते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। तो बिहार की जब स्थिति है, और दूसरी तरफ महागठबंधन में युवा जोड़ी तेजस्वी और मुकेश सहनी जी का द्वय, ये निश्चित ही जनता इन्हें प्रेफर कर रही है, क्योंकि एक तरफ वृद्ध नेतृत्व, एक तरफ युवा नेतृत्व, प्रोग्रेसिव सोच के साथ, अच्छी विचारधारा के साथ, मिशन एंड विजन के साथ, टिप्स एंड फॉर्मूले के साथ बिहार को सही मायने में विकसित राज्य और बिहार को सुशासित राज्य करने के लिए अग्रसर है, और बिहार अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो निश्चित जनता ने मन बना लिया है। संजय ठाकुर की पार्टी क्या करेगी? वो तो कह रहे हैं वो भूमिका वो लोग निभा रहे हैं। आपने स्पष्ट कर दिया पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, बल्कि आप मुकेश सहनी की पार्टी से है, तो अच्छी बात है। लेकिन आपने जो बात बोली, संजय ठाकुर का यही कहना है, उनके नेता का यही कहना है कि असल जो विपक्ष की भूमिका है वो लोग निभा रहे हैं, कोई और नहीं। देखिए, उनकी भूमिका, विपक्ष की भूमिका निभाने पर जो उनका दावा है उसको मैं खंडन नहीं कर रहा, लेकिन सवाल है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो समीकरण और गठबंधन काम होता है। वो एकला चलो रे की राजनीति में है, उनको सूट करता है वो करें, लेकिन जनता के पास वायबल ऑल्टरनेटिव चाहिए। अगर एक व्यक्ति, यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ विधायक चुनते हैं और एक मैनिफेस्टो होता है, तो निश्चित ही एनडीए बनाम इंडिया है, गठबंधन है, महागठबंधन है। उसमें कहीं कहीं वो डेंट कर ले, ये तो समय बताएगा, लेकिन कहीं उनको मास वोट इसलिए नहीं। देखिए, सपोर्ट होना और वोट होना दो चीजें। उनका सपोर्ट कितना है इसको मैं क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन वोट उनके पास नहीं है, ये तो सच्चाई है। लेकिन तो भी वो मुद्दे उठाते हैं। लोकतंत्र के लिए ऐसा नेतृत्व, ऐसा व्यक्ति जो कि पदयात्रा करे, जो सड़क पर जाए, जनता के मुद्दे की बात करे, ये निश्चित ही अच्छा है। तो वो एक लोकतंत्र के प्रहरी हो सकते हैं, लेकिन सत्ता में जब आना होगा तो वो दोनों इंडिया गठबंधन या एनडीए, इसी दोनों में लड़ाई है, और जनता कभी भी अपने वोट को वेस्ट नहीं करेगी। सपोर्ट हो सकता है, वो चर्चा में हो सकते हैं, वो सनसनी फैला सकते हैं, हम और आप चर्चा कर सकते हैं। और जब जिस कैंडिडेट को इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन में टिकट नहीं मिलेगा, वो विक्षुब्ध वहां से टिकट लेंगे, अपने निजी व्यक्तित्व पर 5,000 6,000 वोट लाएंगे, वही हो सकता है। इसके अलावा जनता अपना वोट लोकतंत्र में वेस्ट नहीं करेगी। 2 धड़ा में जनता बटा है, और वो धड़ा में हमारा एज ज्यादा है, क्योंकि हमारा युवा नेतृत्व, हमारे गठबंधन की चट्टानी एकता, एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश जी के शराबबंदी जो कानून जो फेल है उसके खिलाफ में, इन सब मिला करके हमारा थम्पिंग मेजोरिटी के साथ हम सत्ता में आएंगे, महागठबंधन सत्ता में आएंगे। ठीक है, आप जनसुराज को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन स्वीकार भी नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि उनको वहां पर सरगर्मी मिल सकती है, सुर्खियां मिल सकती हैं, लेकिन वोट नहीं मिलेगा, सपोर्ट मिल सकता है। आलोक जी, आपका आकलन क्या है पत्रकार के तौर पर, जो अभी आज हम सदन के अंदर और सदन के बाहर की तस्वीर देख रहे थे? तेजस्वी बहुत आक्रामक तरीके से अपनी बात रखते हैं, पत्रकारों को भी वो लगातार घेर रहे हैं, अखबारों को भी घेर रहे हैं, सरकार को तो घेर ही रहे हैं। आज बहुत माकूल जवाब उनको देने की कोशिश की है उनके चाचा ने भी, यानी पलटूराम, या फिर कहें कि नीतीश कुमार ने, जो कि मुख्यमंत्री हैं। उनके कई फैसलों पर वो खुलकर आरोप लगाते हैं कि ये बिहार के लिए हितकारी नहीं है, और अब जब वो सरकार का हिस्सा ना होकर नेता विपक्ष हैं, तो वहां पर उन बातों को भी वो भूल जाते हैं जब उनके सरकार में उनके साथ थे और उनकी सहमति उन पर थी। लेकिन ये आक्रामकता क्या वाकई आम जनता के लिए हितकारी दिख रही है? यहां कोई ट्रायंगल बनता दिख रहा है जो दावा है संजय ठाकुर का, उनकी पार्टी का, उनकी नेता का? सिर्फ आज की बात करें कि जो कुछ हुआ है पटना में, सिर्फ इसकी बात करें तो 100 दिन से कम रह गए हैं विधानसभा चुनाव के वोटिंग के। तो जिस रास्ते पे बिहार है आज, वो पूरा दिखापुरा परिलक्षित हुआ। मोटे तौर पर जिस ढंग से प्रशांत किशोर बेसब्र दिखे सड़क पे, और जो बेसब्री नीतीश कुमार के अंदर दिखी, आप तेजस्वी गिन रहे हैं, मैं नीतीश कुमार को देख रहा हूं, मुख्यमंत्री को, उनको लग रहा है एन के प्रकारेण अपनी सत्ता को हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करें, कैसे भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिलाएं कि हम आप ही के साथ हैं, उनके साथ नहीं। तो जो बेसब्री सदन के अंदर नीतीश कुमार के अंदर दिखी, जिस ढंग से नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने एक बड़े छोटे भाव से संबोधित किया, नेता प्रतिपक्ष बड़ा आदमी होता है, लेकिन जिस भाषा में उन्होंने संबोधित किया वो बेसब्रीपन दिख रहा था, झलक रहा था। वो किसी भी ढंग से भारतीय जनता पार्टी का एहसास दिलाना चाह रहे थे कि भाई मैं आपके साथ हूं, दृढ़ता से हूं और इनके खिलाफ हूं। तो ये जो दिखा है बेसब्रीपन सदन के अंदर, बाहर पर, और बड़ा बिहार की पॉलिटिक्स बड़े मैच्योर पॉलिटिक्स होती है, जानते हैं आप, बड़ा मैसेज डिलीवरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। वो मैसेज
वो मैसेज डिलीवरी सिस्टम प्रशांत किशोर के जरिए देखने को मिला। वो अपने प्रदर्शन में बार बार चाहते रहे कि एक लाठी उनको लग जाए, ठीक वैसा ही परिदृश्य कायम हो जैसा जेपी को कभी लगा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार पुलिस ने बड़े संतुलित अंदाज में ये काम किया, कहां से कौन हैंडल कर रहा था, कैसे कर रहा था, और बड़े होशियारी से मुख्य सचिव सामने आ गया कि लाइए क्या प्रतिवेदन है आपका, दीजिए। तो वो जो कुछ करना चाह रहे थे प्रशांत किशोर, वो हो नहीं पाया, लेकिन बेसब्रीपन लगातार उनके अंदर झलक रहा है। उनकी वजह से 2-4 लोगों की लाठी लगी, घायल हुए, सब कुछ हुए, लेकिन उतना बड़ा ड्रामा क्रिएट नहीं हो पाया जो ड्रामा क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन आकुलता है उनके अंदर, जाहिर तौर पर जो प्रदर्शन की अपेक्षा वो रख रहे हैं वैसा हो पाएगा नहीं आ पाएगा इसमें संदेह है। ठीक उसी अंदाज से नीतीश कुमार के साथ है कि वो जैसा चाह रहे हैं वैसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसको लेकर उनके अंदर ही संदेह है। जैसे बार बार उनके ऊपर यह दबाव बना हुआ है कि वो युवा व्यक्ति को लाए, निशांत कुमार को सामने लाए, 2-4 दिन पहले जन्मदिन हुआ है, तो एक लय में सारे जेडीयू के नेता चाह रहे हैं निशांत कुमार को किसी ढंग से नीतीश कुमार सामने करे। वो जेडीयू के लोग ही मान चुके नीतीश कुमार अब उस तरीके से आगे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो वो बेसब्रीपन, लेकिन नीतीश कुमार सदन में बोलते हुए दिखा गए बार बार, बच्चा हो बच्चा हो बच्चा हो, तुमको नहीं पता, तुमने देखा नहीं। तो वो ये बात कहते हुए जो उनको ट्रैवल ऑन करने की उम्मीद करते हैं कि अपने बच्चे पे लाएंगे भारतीय जनता दल में, और भारतीय जनता पार्टी उस कार्ड को फेल करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चिंत अंदाज में बिहार में काम कर रही है। उनके नेताओं को लग रहा है नीतीश, कभी नरेंद्र मोदी आएंगे, अमित शाह आएंगे, तब जो उनको करना होगा करेंगे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सोई हुई। इसी अंदाज में अगर आप बात करें कि विकासशील पार्टी के नेता तो बोल रहे थे अभी, लेकिन वही अंदाज उनको सोने का अंदाज है। भाई क्यों मुकेश सहनी क्यों नहीं सड़क पर आ रहे हैं, क्यों बात तारीफ कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, तो बिल्कुल उसी अंदाज में सोए हुए हैं। और बाकी तमाम लोग अपेक्षा रख रहे हैं सिर्फ तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव ही बड़े शालीनता से, बड़ी होशियारी से अपने ट्रैवल कर रहे हैं, वो अकलाहट उनके अंदर नहीं है। आज सदन के अंदर जिस ढंग से भाई वीरेंद्र ने एक बड़े कमजोर शब्दों से अपना संबोधन किया, तो उससे इफेक्ट होते हुए दिखे तेजस्वी यादव बड़ी होशियारी से, कम्युनिकेशन में मास्टर तरीके से, और वो ज्यादा आकुलता उनके अंदर नहीं दिखती है। वो इस बात से निश्चिंत हो गए हैं कि उन्होंने कांग्रेस को कहा कि भाई 50-52 सीट दे देंगे, 9 विधायक, उससे क्या। तो ये सब उनको महागठबंधन में जो लड़ाई लड़नी थी उस लड़ाई से जीतते हुए दिख रहे हैं। आज की जब मैं बात कर रहा हूं तब बात कर रहा हूं 90 दिन भी नहीं बचे हैं चुनाव के, उस समय जो पोजिशनिंग है, उस पोजिशनिंग में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सोई हुई लग रही है। उनको लग रहा है नरेंद्र मोदी आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, जो करना होगा कर जाएंगे, अमित शाह आएंगे, जो करना होगा कर रहे हैं, कहीं से कोई दिख नहीं रहा है। विजय सिन्हा थोड़ा मैदान में लड़ने खड़े होने की कोशिश किए, खुद जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने चुप करा दिया, चुप रहिए आप। पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दिख रही है, जो करना और अकलाहट दिख रही है नीतीश कुमार में, वो बार बार दिखा रहे हैं निष्ठा अपनी, और बार बार अपने को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं किस रंग से उनमें विश्वास रखे। और दूसरी ओर प्रशांत किशोर जो मैदान में उतरना चाह रहे थे, जिस उम्मीद के साथ आज उतरे थे, जो कह रहे हैं कि हम 3 महीने बाकी है, बहुत कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज बड़ी होशियारी से नीतीश कुमार बड़े पारंगत इस मामले में। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भेजा, जाओ भाई प्रतिवेदन लो और सारे ड्रामों को। आलोक जी, अच्छा विश्लेषण आपने किया। इसमें मैं एक छोटी सी राय और आपसे चाहूंगा, उसके बाद किशोर कुणाल पे मैं जाऊंगा। मेरा सवाल यह है कि फिल्म का डायलॉग है कि डीजीपी कहाँ है, डीजीपी तो सो रहा है। तो एक होता है कि डीजीपी सो रहा है, और एक होता है कि वहां बैठा होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं डीजीपी कहाँ है, वो सो रहा है। तो बीजेपी क्या वाकई सो रही है, या ये बता रही है कि नहीं हम सो रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि हम सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? इसमें हम क्या कहें आपको, बिल्कुल वाकई भारतीय जनता पार्टी बिहार में सो रही है, ये बिल्कुल साफ है। कहीं से कोई हलचल नहीं, कोई से कुछ नहीं। वैसे भारतीय जनता पार्टी में करने को भी कुछ नहीं होता है, केंद्रीय नेतृत्व ही जो कुछ तय करता है। अब तक कोई रूपरेखा सामने नहीं आया। ये लग रहा है कि नीतीश कुमार बदले जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का विकल्प कौन होंगे, कौन सा चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से? क्या भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा जैसा कोई मामला करने वाली है, जैसे एन मौके पर उन्होंने नवीन पटनायक को किनारे कर दिया, अलग होकर चुनाव लड़ी और नया चेहरा सामने ला दिया? इस बात की आशंका है बिहार में। नीतीश कुमार की उम्र ठीक वही है जो नवीन पटनायक की उम्र है। नवीन पटनायक भी पॉलिटिक्स में बहुत समय तक एनडीए के साथ ट्रैवल करते रहे। आखिरी मोड़ पर प्रधानमंत्री से उनकी अप्रैल मार्च में मुलाकात होती है, उसमें कुछ बात होती है अलायंस को लेकर के, लेकिन अमित शाह दिल्ली में तय कर देते हैं कि वो अलायंस रहेगा नहीं, और फिर भारतीय जनता पार्टी वहां बीजेडी को झटका देकर अपने चुनाव को जीत करके अपनी सरकार बना लेती है। क्या बिहार में ऐसा ही कुछ होने वाला है इस बार? इस बात अगर चलिए, इसको लेकर भी कुछ चर्चाएं हैं, कुछ आशंकाएं हैं, या हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने उड़ीसा का उदाहरण दिया, हरियाणा का भी उदाहरण है कि प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, खट्टर साहब की जमकर तारीफ करते हैं कि उनके कार्यकाल में हरियाणा कितना बड़ा, उसके बाद बदलाव भी हो जाता है और फिर वहां चुनाव बीजेपी जीतती भी है। लेकिन बिहार का इक्वेशन ऐसा है क्या, ये अपने आप में दिलचस्प होगा। किशोर कुणाल, जो बात आलोक जी ने एक पत्रकार के तौर पर कही, जो उनका विश्लेषण था, क्या आपको वाकई लगता है कि हाँ, एक मजे खिलाड़ी की तरह एक युवा नेता आपके नेता की व्याकुलता बढ़ा रहा है,
अपना सधा हुआ अंदाज सदन के अंदर और बाहर प्रेस वार्ता में भी दिखा रहा है, और अंदर व्याकुल हो गए नीतीश कुमार। वो बताने लगे बीजेपी को कि नहीं, हम आप ही के साथ हैं, आप ही के साथ हैं। देखिए, अतुल प्रताप साहब, आलोक जी का मैं विश्लेषण सुन रहा था, काफी हद तक संतुलित है, लेकिन एक बात जो इन्होंने कही, नीतीश कुमार जी की व्याकुलता। हाँ, नीतीश कुमार जी व्याकुल हैं, प्रदेश की बेहतरी के लिए व्याकुल है। हम लोग घोषणा करते हैं और 48 घंटे के अंदर कैबिनेट से उसको अप्रूव कराते हैं। हमने लोगों को बिजली फ्री किया, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया, हमने अन्य कई योजनाओं के माध्यम से ग्रास रूट लेवल पे अंतिम पायदान पे बैठे हुए बिहारी को लाभ पहुंचाने का काम किया है, और यही हमारी व्याकुलता है। हमारी व्याकुलता किसी के प्रति लॉयल्टी शिफ्ट करने के लिए, हमारी व्याकुलता किसी के प्रति लॉयल्टी को घटाने या बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी व्याकुलता प्रदेश की बेहतरी के लिए है। जहां तक सुनील बाबू की बात है, ये सच है, सुनील बाबू हमारे दल के प्रवक्ता रहे हैं लंबे समय तक, इस नाते इनका सम्मान है। लेकिन जो इन्होंने जिस प्रकार का रिमार्क्स माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, हम लोग इसको सिरे से खारिज करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की लीडरशिप, माननीय नीतीश कुमार की निर्णय क्षमता, नेतृत्व क्षमता पे कोई सवालात खड़ा कर ही नहीं सकता है। ये उनके कार्यकलाप पे दिख रहा है। उनके डिसीजन मेकिंग सिस्टम को आप समझेंगे, उनके लीडरशिप क्वालिटी को समझेंगे तो स्पष्ट। बल्कि सुनील बाबू से यह अनुरोध होगा कि जिस सेल्फ क्लेम्ड लीडर, जिसको आप मसीहा समझ रहे हैं, आप मुकेश सहनी जी की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी जी की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, हर आदमी का बदलता है, अपनी कंसेप्शन बदलती है, इनकी भी बदली है। तो अभी पटना में बैनर लगा है, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का बैनर सड़क चौराहे पे मिल जाएगा। आप तेजस्वी जी से अनुरोध कीजिए कि बैनर में इनका भी जगह दे दे। सेल्फ क्लेम डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं मुकेश सहनी जी, और साथ ही साथ जो सुनील बाबू कह रहे हैं कि नीतीश जी अब बेकार हो चुके हैं, नीतीश जी का कोई मतलब नहीं रह गया है, तो ये बताएं कि जब मुकेश सहनी जी हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ पशुपालन मंत्री थे, तो क्या उसमें कुछ काम कर पा रहे थे या बेकार सीएम के साथ ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे? तो इस तरह की बातें, क्योंकि सुनील बाबू का जी सुनील बाबू का एक लंबा एप्लीकेशन रहा है जेडीयू के साथ जी, और इस नाते हम इनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन मिसकंसेप्शन फैलाना कहीं से भी सही नहीं है और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनकी आस्था वीआईपी के प्रति है, हमारा शुभकामना है, ये वीआईपी के साथ लंबी पारी खेलें, लेकिन आप अपने प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को दिखा के किसी व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड या किसी व्यक्ति के क्रेडिबिलिटी को कमजोर करेंगे तो यह स्वागत योग्य नहीं होगा, यह एक्सेप्टेबल नहीं होगा जी। लेकिन जो असली सवाल है वो तेजस्वी को लेकर है, तेजस्वी के अंदाज को लेकर है। आज नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे कि जब तुम छोटे थे, तुम्हारे पिता तुम्हारे माता ये थे, तब से बहुत सारी बातें उन्होंने इतिहास की बताई, वो सब हो चुका है, दर्ज हो चुका है। आपको नहीं लगता कि व्याकुलता जो आप कह रहे हैं कि व्याकुलता हमारी बिहार के तरक्की की है, विकास की है, ये कहने में तो ठीक लगता है, लेकिन चुनौती इन्हीं मुद्दों पर है। विकास की बात है, अपराध की बात है, राजनीतिक और आरोप बहुत सारे हैं, ऊपर से बीजेपी का सक्रिय ना होना जैसा आलोक कुमार का आकलन है, वो भी आपके लिए एक मिशन होगा कि आपके लिए मुश्किल होगी कि आप अकेले कैसे उनको करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, या आपको भी सहारा मोदी जी का ही रहेगा? देखिए, 55 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है माननीय नीतीश कुमार जी का बिहार की जनता के साथ, और उन्होंने लगातार काम किया है जी। कौन सोया है, कौन जगह है, कौन क्या कर रहा है, इससे नीतीश कुमार जी की छवि और उनके काम करने के तरीका पे कोई असर नहीं पड़ता है। जहां तक तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी जी अपने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय, राजनीतिक परिपक्वता का परिचय लगातार देते रहे हैं। उनके शब्दों में, उनके भाषणों में, उनके संबोधन में लगातार दिख रहा है कि वो राजनीतिक तौर पे अपरिपक्व है, और उनकी बातों को लेकर ना तो हम अपना नीति तय करते हैं, ना ही हमारा दिशा तय होता राजनीति का। तेजस्वी यादव जी को बेहतर होता जब वो डिफाइन करते हैं कि हमने बेहतर किया है, हमारे कारण सब कुछ हो रहा है, तो नहीं यह बताना चाहिए कि हु इज द चेयरिंग पोजीशन, कौन चेयर कर रहा था, कैबिनेट को कौन चेयर कर रहा था, किसने निर्णय लिया, किसके लीडरशिप में निर्णय हुआ। उस समय वो असमर्थ हो जाते हैं। नौकरी की बात आती है तो बोलते हैं 17 महीने में सब कुछ दिया, जब अपराध की बात आती है तो बोलते हैं 20 साल में नीतीश कुमार जी ने बर्बाद कर दिया बिहार को। ये तेजस्वी यादव जी का वास्तविक चेहरा है। जब चुनाव हार जाते हैं तो महीना का महीना हाउस से गायब हो जाते हैं। ठीक है, ये भी देखा है हमने कि जब वो चुनाव हारते हैं 4 जगह उपचुनाव,
तो महीना भर वो विधानसभा नहीं आते हैं। मतलब कि उनकी इतनी गैर जिम्मेदाराना रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन महीना भर के लिए विधानसभा नहीं होता है। ये तेजस्वी यादव का वास्तविक चेहरा है, माननीय लालू प्रसाद यादव। ठीक बात है, यानी आप मान रहे हैं कि आप और आपके सहयोगी दल जो कि सरकार चला रहे हैं उनके लिए कोई बहुत चुनौती नहीं है। ठीक है, राजनीति में या चुनाव के समय ऐसी बातें होती हैं, ऐसी तस्वीर दिखती है या ऐसी तस्वीर बनाने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश होती है, लेकिन असल में ऐसी तस्वीर हकीकत में है ये नहीं है। बताइए संजय ठाकुर जी, आपको वोट मिलेगा? नहीं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। इस बात से विपक्ष के बाकी और नेता, वो चाहे सैनी साहब की पार्टी के प्रवक्ता हो या फिर तेजस्वी की पार्टी को, वो सहमत है। वो कह रहे हैं कि सपोर्ट आपको मिलेगा, अच्छी बात है, मिलता रहे। दो बातें सर इस परिचर्चा में निकल के सामने आई। एक तो कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया जो हमको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, वोट मिलेगा कि नहीं। दूसरी बात हुई जो नीतीश कुमार जी फेलियोर हैं, स्वयं फेलियोर हैं, उनकी मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं है। इस आरोप को तो पिछले 6 महीना से आदरणीय प्रशांत जी चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं। अगर सरकार के पास सबूत नहीं है, अगर प्रशांत जी का आरोप गलत है तो सरकार को कंट्राडिक्ट करना चाहिए। अभी तक सरकार के स्तर पर कोई कंट्राडिक्शन नहीं हुआ। इट मीन्स कि नीतीश कुमार जी का मानसिक हालत ठीक नहीं है, शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं है। नंबर 2, जो कहा गया वोट नहीं मिलेगा, गठबंधन की बात भी आई थी। हमारे भाई, बड़े भाई सुनील सिंह साहब जी ने कहा कि बिना गठबंधन, यहाँ 2 ही धारा में लड़ाई है। तो मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि 40 वर्षों तक बिहार में कांग्रेस की हुकूमत रही। उसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी की हुकूमत रही, जिसको जंगल राज के रूप में हम लोग जानते हैं। हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू की सरकार है। 5 साल इनकी सरकार बड़ी अच्छी चली, इसमें कोई दो मत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहा, क्रिमिनल भी घर में दुबक गए। लेकिन उसके बाद से लगातार डिटोरिएशन का क्रम जारी है और आज स्थिति यह है कि जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेलियोर है, हत्याओं का दौर जारी है। या पारस हॉस्पिटल में जाके अपराधी को घूस करके फिल्मी अंदाज में हत्या करना हो या किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो, ये क्रम पूरे बिहार में जारी है। और जुलाई महीने में अभी तक 46 लोगों की हत्या हो चुकी है। तो लॉ एंड ऑर्डर भी फेलियोर है। इसी वजह से हम किससे समझौता करें, क्यों करें? कांग्रेस ने बिहार को लूटा बर्बादी के कगार पर पहुंचाया, राजद ने नरसंहारों की लंबी फेहरिस्त लगाई और जदयू भी वही काम कर रहा है। तो किसी से समझौता हमारा नहीं होगा। हम सभी 243 सीटों पर अकेले अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, बिहार की जनता इन तीनों से, कांग्रेस राजद गठबंधन से और फिर नीतीश भाजपा गठबंधन से, ये आमपात हो गई है, त्राहिमाम कर रही है। और इन्हीं की सरकार में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिनके सरकार में अभी पिछले साल नीति आयोग ने जो बिहार पर रिपोर्ट दी है, कहते हैं जो विकास पुरुष है नीतीश कुमार। तो बिहार के संदर्भ में जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, सर एंकर महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जो उसको भी देखा जाए। उसमें नीति आयोग ने साफ कहा है कि बिहार देश का सबसे अशिक्षित, सबसे गरीब, सबसे अधिक पलायन करने वाला और सबसे अधिक बेरोजगारी वाला प्रदेश बना हुआ है। इस दुर्दशा तक पहुंचाने वाले कौन हैं? क्या नीतीश भाजपा की सरकार नहीं है? क्या लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार नहीं है? क्या कांग्रेस की सरकार नहीं है? तो बिहार की जनता इन दोनों गठबंधनों को झाड़ू लगाएगी। दिवाली में जिस तरह से महिलाएं घर साफ करती हैं लक्ष्मी के आगमन के लिए, ठीक उसी तरह से, ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों का आगमन होगा, ऐसा आपको लगता है? वो चुनाव के बाद जब आप देखेंगे तस्वीर, हम तब बताएंगे। ये आपका दावा करने का अधिकार है, ये दावा करने का आपको बिल्कुल अधिकार है। लेकिन सवाल इस बात का है ना कि जब आप पॉलिसी बना रहे थे नीतीश कुमार की, तब आपको नहीं पता था कि उनकी सरकार में इतना गड़बड़ झाला है और इतनी गड़बड़ी है, इतना अपराध बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें, तब तो आप पॉलिसी बना रहे थे। ये कब पता चला आपके नेता को? ये भी सवाल है। बहरहाल हमारे साथ राजेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। एक जल्दी से टिप्पणी आपकी, उसके बाद आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा, सुनील जी आपके पास आऊंगा। राजेश जी, बीजेपी सो रही है, ये आकलन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप अपने बड़े नेताओं यानी अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके भरोसे बैठे हैं। आपके 1-2 नेता सक्रिय दिखाई देते हैं, बाकी जदयू ने मोर्चा संभाल रखा है। बिहार में बहुत खास कुछ है नहीं।
इस बार अगर लड़ाई है तो नीतीश वर्सेस आरजेडी है, बीजेपी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ऐसा किसने कहा कि बीजेपी सो रही है? ये आरोप है राजनीतिक। नीतीश जी बिहार में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सब लोग नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। तो सवाल यह है कि सोने का नहीं, ये लोग जो दूसरे तरीके की बातें कर रहे हैं। अभी कोई सज्जन बोल रहे थे कि नीतीश जी का 5 साल ही कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है। अभी आपने उनसे सवाल किया कि आप पॉलिसी क्यों बना रहे थे, तो वो नहीं, वो तो बहुत पहले की बात है। तो पॉलिसी क्या वो 5 साल के कार्यकाल में ही बना रहे थे? आप खुद ही अपनी बात करके फंस रहे इसमें। आज नीतीश जी विकास के प्रतीक बन चुके हैं। जितना विकास बिहार में चल रहा है, जितना हो रहा है, इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय कि काला कपड़ा पहन के विरोध करना और दूसरे चीजों पे लोगों का ध्यान फोकस करना। विकास पे यहाँ सरकार ध्यान दे रही है और एनडीए गठबंधन बहुत अच्छे से चल रही है। एनडीए का मात्र उद्देश्य है बिहार के लोगों का, गरीब दलित अति पिछड़ा वंचित समाज को एक समाज के उस जगह पे पहुंचाना जो कभी कर्पूरी जी सपना देखा करते थे। लेकिन जो आक्रामकता है आपको सड़क से सदन तक दिखाई दी, यानी सदन के अंदर नीतीश कुमार पर यह बार बार आरोप लगना कि वो अब अक्षम हो चुके हैं सरकार चलाने में। स्वास्थ्य को लेकर भी उन पर आरोप है, सदन के अंदर भी, बाहर प्रेस वार्ता में भी तेजस्वी का। उसके साथ साथ जो बात यहां प्रशांत किशोर कह रहे हैं, इन सारे सवालों से बीजेपी क्या अपने आप को कुछ आकलन कर रही है कि आप जिसको अपना नेता मानकर उनका नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं और आपके उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, उनके कर्मठता या उनकी कार्यशैली पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं? कितने दिनों से नीतीश जी का स्वास्थ्य खराब हो गया? जब से तेजस्वी जी महागठबंधन उनसे अलग हुआ तभी से स्वास्थ्य खराब हुआ। उसके पहले तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। जब ये अलग होते हैं तो स्वास्थ्य उनका खराब हो जाता है, जब साथ में होते हैं तो स्वास्थ्य बिल्कुल उनका ठीक हो जाता है। अभी भी मुंह बाय खड़े रहते हैं ये लोग हमारे साथ नीतीश जी आ गए, ऐसा थोड़ी है। आप मेन चीज, आप चुनाव अभी आने वाला है, आप उस पर फोकस करिए। आप अनर्गल बातों पे मत। क्यों नीतीश जी से डर रहे हैं? आपको डर क्यों लग रहा है? आप बार बार बोलते हैं कि मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। आज नीतीश जी को जवाब दे रहे थे। ठीक है, आप मेन मुख्य फोकस से आप अपने आप को अलग करके चलने की कोशिश करें और कोई। यानी राजेश जी आप ये कह रहे हैं कि असल में नीतीश जी का खौफ इतना है कि उनको ये लोग बीमार बता रहे हैं? बिल्कुल, और दूसरा कोई वजह नहीं। ठीक है, सुनील जी आप लंबे समय तक जदयू में रहे, अभी आपने बताया, आपके मित्र ने भी बताया जो कि जदयू पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप सैनी साहब के साथ हैं और आप कह रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में आगे बढ़े। आप पर भी सेम आरोप है। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी तो आगे बढ़ रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, सदन और सदन के बाहर भी उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। सैनी साहब कहाँ है? देखिए, पहले कुणाल हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनको बता दूं कि देखिए नीतीश जी के सुशासन से प्रभावित होकर के मेरे ऐसा एक बिजी चिकित्सक राजनीति ज्वाइन किया, लेकिन सुशासन बाबू थे। लेकिन हर व्यक्ति की उम्र होती है, अवस्था होती है। आज के दिन उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति वैसी नहीं है और लोग उनके अगल बगल सही बातें नहीं बताते हैं और एक मनोवैज्ञानिक समस्या होती है, इसे कहते हैं डिनायल, और डिनायल के कारण उनको लोग बताता नहीं और ये चीजें हो रही हैं। मैं उन पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी का नीतीश जी का फोटो साथ है तो तेजस्वी जी का, सहनी जी का साथ क्यों नहीं है? देखिए, आपको साफ दिखाने के लिए फोटो लगानी पड़ती है। तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी का रोज पीसी होता है, साथ में दौरा करते हैं, साथ रहते हैं और आपको फोटो की जरूरत है? अरे हम तो बराबरी में रहते हैं। आपके तो हमारे नेता, पुराने नेता मुख्यमंत्री जी जहां मिलते हैं उनके पैर छू लेते हैं। देखिए, बराबरी का बात होना चाहिए, ये पैर छूने की थी। और नीतीश जी की अगर मानसिक अवस्था अगर सही है, मुझे बता दें कि किसी एक आईएएस अफसर के सर पे कभी गमला रख देते हैं, कभी किसी बच्ची लड़की आती है झोला उसे हाथ में देने के बजाय गर्दन में दे देते हैं, कभी किसी महिला को स्टेज पर छूने लगते हैं, और अगर राष्ट्रगान होता है तो चुहलबाजी करते हैं। नीतीश जी ऐसे शालीन व्यक्ति जिसको कि शब्द के हमेशा रहता था, वो आज गुस्से में आज भी भड़क गए। राबड़ी देवी को पिछले बार कैसे एक महिला को बोले आपने देखा, आज भी तेजस्वी यादव को तू तड़ा कर दिए। ये उनका नॉर्मल ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। नीतीश जी ऐसा शालीन व्यक्ति जो एक एक शब्द नपातुला बोलता हो, किसी व्यक्ति के साथ कभी असभ्यता न की हो, उनको देखिए गुस्सा आना, वो किसी भाषण में नहीं जा पाते हैं। अब कितना प्रमाण चाहिए? अब आप उनके प्रवक्ता है तो बोलेंगे, अब कितना प्रमाण चाहिए? लेकिन फिर भी नीतीश जी का ये अवस्था नॉर्मल है। मेरा सुझाव है कि वो रिटायरमेंट ले लें
और अपने जितना उन्होंने काम किया है, उनके नाम का सड़क, पुल, पुलिया का जाल, स्कूल, हॉस्पिटल सब रहे। अब कहा उन्होंने, हमारे जी ने कहा कि भाई वो दौरा कर रहे हैं और आप दौरा नहीं कर रहे हैं। देखिए, दौरा में हमारे नेता हमेशा दौरा पर हैं। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बूथ स्तर तक बन चुकी है और ये दौरे में सब तरफ चल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो कहीं पब्लिक अपीयरेंस नहीं होता है उनका, किस कारण से पूरा बिहार जानता है। कुणाल जी नहीं वो बताना चाहते हैं, अच्छी बात है, उनकी अपनी मजबूरी है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो जो कोऑर्डिनेशन महागठबंधन में और जो कोऑर्डिनेशन अगर देखेंगे कि आप एनडीए में है तो एनडीए नारंगी एकता की तरह है। नारंगी का छिलका हटाइएगा तो हर फांक अलग हो जाएगा। उनके जो है चिराग पासवान कहते हैं 243 सीटों पर हम लड़ेंगे। जीतन राम मांझी चिराग पासवान को आग दिखाते हैं। एनडीए के बड़े अमित शाह नेता जो है वो कहते हैं कि भाई कौन चुनाव के बाद सीएम फेस होगा पता नहीं। आधा बीजेपी कहते हैं कि सीएम फेस नीतीश जी होंगे। ये पूरा नारंगी एकता के साथ है और हमारे तरफ चट्टानी एकता है। चट्टानी एकता में इसीलिए कांग्रेस तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रही है। जी क्या राजनीति, इसीलिए कांग्रेस तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से इनकार कर रही है। इतनी एकता है, कोई इनकार नहीं कर रहा है। कांग्रेस के नेताओं का बहुत ज्ञान है। सुनील भैया कितना बार ज्ञान दिया उन्होंने। चिंता न करें, कोई इनकार नहीं कर रहा है। महागठबंधन में तेजस्वी जी का कोई कॉम्पिटिटर हो तब ना। अब कहिए अनाउंसमेंट का समय होता है, कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी जी हैं, तो कोई कंपटीशन जब नहीं है तो जितना ठीक बात है। इसका जवाब राजेश जी ने भी थोड़ा दिया, किशोर कुणाल से भी इसका जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले आलोक जी, आपने आकलन सुन लिया और विधायक राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर ये आरोप, चाहे वो पत्रकार का हो या फिर किसी राजनेता का हो, ये ठीक नहीं है। उनकी सक्रियता, उनकी पार्टी की सक्रियता भरपूर है, लेकिन नेतृत्व उनको स्वीकार है नीतीश कुमार का। देखिए, मैं तो कोई पार्टी बनने की स्थिति में नहीं हूं, पत्रकार के नाते कह रहा हूं कि जरा कल्पना कीजिए इस ढंग से शूट आउट होता पारस हॉस्पिटल जैसा किसी और राज्य में या बीजेपी शासित राज्य में भी होता तो उसके मुख्यमंत्री को हटाने की बात जरूर होती। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है पटना के सड़कों पे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगता कोई सांप सूंघ जैसा गया है, बिल्कुल सन्नाटे में है। ये हमेशा इंगित किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय उनके पास है, कोई कहने की स्थिति में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रदर्शन नहीं, कोई शांति, जो एक सन्नाटा दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इसलिए दिख रहा है, जिसकी वजह मैं बताया कि पूरी प्रदेश में इकाई को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे वो ठीक कर जाएंगे, अमित शाह साहब आएंगे वो आगे ठीक कर जाएंगे। तो वो जो एक ऊपर उठाकर सिर उठा के भगवान को भगवान करने की आदत है, पूरे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में दिख रहा है। कहीं कोई बातचीत नहीं, कोई कहीं चुप चुपड़ नहीं, कोई जनता के साथ, जनता के मुद्दे पर खड़े होने की कोई बात नहीं। सरकार भी है तो क्या है, होना चाहिए उस ढंग से थोड़ा सा प्रखर। आज ही सदन की कार्रवाई आप देखिए, नंदकिशोर यादव जिस ढंग से नाराज हो रहे थे विजय सिन्हा जी पर, तो ये सारा एक गैप सा जो दिख रहा है, ये मार समार वाली कहानी जो चल रही भारतीय जनता पार्टी का, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जुड़ने के बजाय सरकार में इस बार शामिल होने के बाद बिल्कुल शांत पड़ गई है। उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं दिख रहा है प्रखरता के साथ अपने को लीड करता हुआ दिखता होगा। ये बात रही भारतीय जनता पार्टी की कहानी, जो मैं शुरू में कहा गया तब शायद राजेश जी नहीं थे। राजेश जी के सामने रख करके बोलना ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, कि मुझे लगता है कि जनता के प्रतिनिधि के तौर पर थोड़ा और सक्रिय हो जाए, ज्यादा अच्छा। बहुत कम समय रह गया है और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगले 90 दिन के अंदर वो चुनाव होना, चुनाव के बीच में जाना है। जनता पूछेगी कि भाई सरकार में भेजा तुम्हें तो तुमने मेरे लिए क्या क्या, मेरे हक की क्या क्या बातें की। जो चीजें हो रही है सड़क पे वो बिल्कुल नहीं दिख रही भारतीय जनता पार्टी वाले से। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार बेहद बेसब्र दिख रहे हैं। उनको लग रहा है इसी 90 दिन या 50 दिन पहले, 30 दिन पहले अचानक से उनको रिप्लेस किया जाएगा। इसके लिए जनता दल यू की ओर से बार बार उन पर एक दबाव बनाया जा रहा है कि आप उसी राह चल लीजिए जो कभी लालू प्रसाद यादव चले थे समाजवादी आंदोलन में। अपने बेटे निशांत कुमार को सामने लाइए, उनको अध्यक्ष बनाइए और अपने भविष्य की राजनीति को सुरक्षित कर लीजिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आपका वही हश्र करने वाली है जो उड़ीसा में नवीन पटनायक का की है। ये सारी चीजें बिहार की जनता बड़ी नजदीकी से देखती है और हमें लगता है कि मैं दिल्ली में भले हूं, लेकिन मुझे पता है कि बिहार के लोगों में जो राजनीतिक समझ है बड़ी भिन्न, बहुत महीन है। देश के तमाम राज्यों की तुलना में ज्यादा समझते बिहार के लोग राजनीति और हर पहल को देखते हैं। मैं जैसे प्रशांत किशोर के बारे में कहा कि आज वो हर सूरत में चाह रहे थे एक डंडा उन पे बरसे। वो हो सकता है रंग वंग लेके आए हो, इवेंट मैनेजमेंट का आदमी है, कि अगर एक डंडा फिसल के कोई लग जाता तो खटाक से लाल रंग का उनके ऊपर लग जाता, पट्टी बन जाती, सब कुछ सारा काम बन जाता।
लेकिन बड़ी चालाकी से नीतीश कुमार की सरकार ने डंडा नहीं पड़ने दिया उन पर। सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया। खुद चीफ सेक्रेटरी गए, जाकर मामले को संभाल दिए। तो ये सब कुछ बिहार की जनता को पता है कि क्या होने वाला, क्या मूव है, कैसे। जैसे मैंने कहा तेजस्वी निश्चिंत लग रहे हैं। निश्चिंत इसलिए लग रहे हैं कि उनको पता है सारा काम नीतीश कुमार किए जा रहे हैं उनके लिए। जिस ढंग से वो बाचाल हुए जा रहे हैं, हल्के में बात कर रहे हैं, तो जनता कहीं ना कहीं महसूस कर रही, संवेदना जग रही तेजस्वी यादव के प्रति। और इसके अलावा तेजस्वी यादव को जो सबसे बड़ा खतरा लग रहा है अपने महागठबंधन के अंदर से लग रहा है। जैसे अगर मान लीजिए थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कांग्रेस ही अगर ये इनकार करते मैं तुम्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानता हूं, तब उनको खतरा आ सकता है। इसलिए मान मनोबल अंदर भी उनकी काफी ज्यादा हो रही, काफी मेहनत हो रही है। जैसे मुकेश सहनी है, उनका भी पाला बदल का बड़ा मशहूर कहानी है। वो किस वक्त कहाँ होंगे पता नहीं, अभी भले ही दिख रहे हैं मछली खाते हुए, बाकी तमाम चीजें करते हुए। तेजस्वी यादव को भी पता है वो कहाँ कब रहेंगे, वो नहीं पता है, मुकेश सहनी खुद नहीं पता है। तो इस सूरत में बिहार की जनता खूब समझ रही है, देख रही है, जान रही है कि क्या कुछ होने वाला। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत संक्षेप में किशोर कुमार, फाइनल कमेंट आपका। आप समय की थोड़ी पाबंदी, उसके बाद राजेश जी मैं आपके पास आऊंगा, सुनील जी आपके पास आऊंगा, ठाकुर साहब आपके पास आऊंगा। सवाल इतना है कि व्याकुलता को आप नकार रहे हैं, आप कह रहे हैं कि व्याकुलता बिहार के विकास के लिए है, लेकिन आलोक कुमार का कहना है कि व्याकुलता कुछ और है। देखिए, आलोक जी का अपना एजम्पशन है, उन्होंने पत्रकारिता करी है, उनका अनुभव है, उनकी अपनी माइंडसेट रही होगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, व्याकुलता जरूर है, लेकिन वो व्याकुलता सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के लिए है, बिहार के 13 करोड़ आबादी के बेहतर भविष्य के लिए है, और आने वाले समय में एक बेहतर और मजबूत बिहार को देने के लिए। ठीक है राजेश बाबू, सवाल यही है आपके से भी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी भी सक्रिय है, आपके नेता नीतीश कुमार यानी उनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ने की तैयारी में है, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन आरजेडी और आरजेडी के नेता कौन होगा उनका चेहरा, उससे इतर वो आपको व्याकुल कर रहे हैं, वो आप पर आक्रामक हो रहे हैं। अभी आलोक जी कह रहे थे कि पारस में शूट आउट हुआ। आपने 48 घंटे में देखा अपराधियों का क्या हुआ। देखिए, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, जरूर आप यहाँ वहां से बैठ के यहाँ भी ये देखिए कि जो अपराधी अपराध कर रहे हो बच भी नहीं रहे, है ना। दूसरे पहले क्या होता था, अपराधियों को संरक्षण मिलता था मुख्यमंत्री हाउस से, अपहरणकर्ता होते थे, लुटेरा होते थे। अब किसी तरह सरकार उनको संरक्षण नहीं दे रही। आप चीजों को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि पारस में ये घटनाएं हुई थी, तो पारस में जितने भी लोग लिप्त थे सब पकड़े गए, और आज के डेट में सब लंगड़ी घोड़े बनके तैयार बैठे हुए हैं सब। ठीक है, अपराध का मतलब पिछला बार आपने इसी में डिबेट किया था अपराध के ऊपर। अभी जो विषय है उस पर आइए। विषय ये है कि आप चुनाव में जब जा रहे हैं तो इतनी घबराहट आपको क्यों है? आप किसी न किसी बहाने विरोध कर रहे हैं। क्या पहली बार बिहार में चुनाव का जो है सो दोबारा वोट के लिए या सत्यापन का काम चल रहा है, और स्टेट में पहले नहीं हुआ है? और क्या वैसे इलीगल मतदाताओं के भरोसे आप खड़े थे, जो लोग अभी तक आपको वोट देते रहे? ठीक बात है राजेश जी, रोकूंगा सर, थोड़ी समय की पाबंदी है, बहुत जल्दी से अपनी बात सुनील जी आप कह लीजिए, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, अपराध के मामले में कोई अगर डिफेंड करते हैं तो बड़ा ही हास्यास्पद है। पारस के शूटआउट पर लोग के पकड़े जाने की चर्चा करते हैं, मगर ये चर्चा नहीं करते हैं कि शासन की हनक समाप्त हो गई है कि कोई व्यक्ति दुर्दांत अपराधी ऐसा हिम्मत करे। और अपराध के मामले में क्राइम कैपिटल सिटी हो गया है बिहार स्टेट का, और अपराधियों को कोई शासन का डर नहीं है। और वही चीजें जो मीडिया ठीक है, मैं समझ गया कि आप कह रहे हैं कि एक दौर ऐसा था जिसमें आप भले जदयू के साथ थे, लेकिन आज का वो दौर बदल गया है, और अब उन्हीं मुद्दों के आधार पर आपकी पार्टी तेजस्वी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका भी। लेकिन उसके पहले ठाकुर साहब एक जल्दी से कमेंट आपका। आपको लगता है कि यहाँ कुछ मुद्दे गिनाकर आप कम से कम आरजेडी से अलग राह तय कर रहे हैं? क्या सर, फिर से बोला जाए? सर, आपकी पार्टी, आपके नेता वाकई सिर्फ वोट पाने के लिए आगे हैं या सपोर्ट पाने के लिए हैं? अभी बहुत सारे लोगों को भ्रम है, सब भ्रम साफ हो जाएगा, चुनाव होने दीजिए। बहुत दिमाग में जो खुराफात लोगों को है, कोई कहता है जो इवेंट मैनेजमेंट है तो फलना चिल्ला है। वो कह रहे थे आलोक जी पत्रकार साहब जो रंग लेके गए थे क्या, तो ये सब लोग तो तेजस्वी जी के प्रवक्ता की तरह बातें कर रहे हैं पत्रकार साहब। ठीक है, भ्रम सबका दूर होगा, लेकिन उसके लिए चुनाव का हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका भी, ठाकुर साहब आपका भी, सुनील जी आपका भी, राजेश जी आपका भी, और
किशोर कुणाल आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से बिहार की राजनीति बहुत अलग रंग दिखा रही है, क्योंकि हमेशा उसका रंगोरंग ऐसा ही रहा है। लेकिन अब आज के दौर में क्या परिस्थितियां बनेंगी, जो कि चुनाव का जो 90 दिन का समय है उसमें बदलाव आएगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा।